कहानी कुर्सी की में यूपी की कुर्सी पर बहुत बात हुई, वो हमने आपको दिखाया पार्लियामेंट में खालिस्तानी की वकालत जब हुई उस वक्त राहुल गांधी क्या कर रहे थे। अब राहुल गांधी को एक बंगला मिल गया, एक बंगला बने न्यारा, और उस बंगले का नाम एड्रेस है, पता है 5 सुनहरी बाग। और तो एलओपी हो गए हैं तो और बड़ा बंगला मिला होगा। इससे पहले वो रहते थे 12 तुगलक लेन में। ये है उनके बंगले की तस्वीर, देखिए साहब, बड़ा सा बाग भी है इसमें और कई सारे इसमें कमरे होंगे। और ये जो संसद की एक समिति होती है जो बंगले अलॉट करती है, तो अब राहुल जी चूंकि आधिकारिक तौर पर विपक्ष के नेता हैं संसद के अंदर, लोकसभा में, तो उनको ये बंगला जो है अलॉट हुआ है। इससे पहले जब उनका बंगला छिन गया था, जब उनको सजा हुई थी 2 साल की, तो उसके बाद जो अलॉट हुआ था तब वो उन्होंने नहीं लिया था। फिर वो 10 जनपद में चले गए थे अपनी माता जी के साथ, तब से वो वहीं रह रहे हैं। अब लेकिन ये अब तो आधिकारिक बंगला है, तो अब शायद इसमें इस बार वो शिफ्ट हो जाए। खबर ये आई है कि प्रियंका गांधी आई नहीं, थोड़ी देर पहले उन्होंने बंगला जाकर के अंदर से चेक किया, पूरा निरीक्षण परीक्षण करके उन्होंने घर गई हैं। वापस जाके शायद वो बताएंगे राहुल जी को कि बंगला तो सुंदर है, तो हो सकता है राहुल गांधी फिर इस बंगले में शिफ्ट भी हो जाए। एक छोटी सी रिपोर्ट है हमारे सहयोगी शोएब रजा, वो भी गए थे देखने के लिए बंगला। देखिए उन्होंने क्या देखा। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लोकसभा की हाउसिंग कमेटी के आवेदन को स्वीकार कर लेते हैं तो राहुल गांधी के घर का नया पता यही होने वाला है। आज उनकी बहन प्रियंका गांधी भी यहां पर आई थी, उन्होंने इस पूरे बंगले को देखा और पूरा जो मुआयना है वो किया। जो टाइप 8 जो बंगलो है उसको ऑफर किया गया है राहुल गांधी के लिए, और इसमें तमाम तरह की सुविधाएं होती है। और बड़े देखिए, आप दिख भी रहे हैं आपको, जो मैं यहाँ पर बाहर चाहे लॉन की बात करते हैं या दूसरे अंदर रूम की बात करते हैं, तो काफी जगह इनमें रखी गई है। प्रियंका गांधी के यहाँ आने के बाद इसकी जो संभावना है वो ज्यादा बढ़ गई है कि हो सकता है राहुल गांधी भी ये स्वीकार कर ले और उसके बाद ये घर उन्हें मिल जाए। तो राहुल गांधी जब इस बंगले में आएंगे ऐसा लग रहा है। प्रियंका जी की तस्वीर आपने देख ली थी ना अंदर, वो जब बाहर निकल रही थी अंदर से सब देख दाख के वो निकली होंगी। तो ये तो टाइप 8, कुछ टाइप के अलग अलग बंगले होते हैं ना, ये विजय जी को ज्यादा मालूम है। बिल्कुल टाइप 8 है, क्योंकि कैबिनेट मिनिस्टर की रैंक होती है अपोजिशन एलओपी के पास, तो वो जो कैबिनेट मिनिस्टर्स के पास जो बंगले होंगे, किरण रिजिजू साहब भी उसके आगे ही रहते हैं, 9 नंबर या 10 नंबर है सुनहरी बाग पर, और वो बड़े बंगले होते हैं, जो सबसे बड़े बंगले, मतलब प्रधानमंत्री जी और उपराष्ट्रपति के बंगलों को छोड़ दिया जाए या लोकसभा अध्यक्ष का, वो सबसे बड़ा बंगला भी है 20 जो अकबर रोड है। उसके अलावा सभी बंगले बड़े हैं और ये कैबिनेट रैंक का है, तो कैबिनेट रैंक के हिसाब से जो उनको वहां पर अभी जहां रह रहे हैं उससे बड़ा कि छोटा है? उससे तो बहुत बड़ा होगा। 10 जनपद से? नहीं, 10 जनपद बड़ा है। नहीं, 10 जनपद तो बड़ा है, बड़ा है। हाँ 10 जनपद तो और बड़ा है, बहुत बड़ा है। 10 जनपद में तो और भी कई बंगले शामिल हैं, तो इसलिए वो बड़ा है। उसको 10 जनपद को एक बंगले के तौर पर मत देखें, उसमें 3 बंगले उसमें शामिल हैं, तो वो अलग से बना हुआ है। नहीं तो फिर वो क्यों है सोनिया जी के पास? ये वैसे ही आ गया मेरे दिमाग में सवाल। आउट ऑफ सिलेबस है क्वेश्चन। नहीं, आउट ऑफ सिलेबस नहीं, बहुत अच्छा सवाल किया है। आप बता रहे थे कि प्रधानमंत्री के बंगला, उपराष्ट्रपति का बंगला, तो जो लोग नहीं जानते हैं, चूंकि राष्ट्रपति भवन अगर देखेंगे तब तो किसी का बंगला कुछ लगेगा ही नहीं, लेकिन राष्ट्रपति भवन के बाद 7 छोटे छोटे बंगलों को मिलाकर, चूंकि एसपीजी रहती है, सिक्योरिटी रहती है, तो बंगला नंबर 3 और 5 तो प्रधानमंत्री वहां रहते हैं। तो वो बड़ा सुंदर सा है, आप कभी वैसे जाएंगे तो रेस कोर्स के सामने है, अब उसका नाम लोक कल्याण मार्ग हो गया। उपराष्ट्रपति जब आप विज्ञान भवन से आगे जाते हैं तो वहां का है एकदम किनारे पे है, तो उनको भी एक ऐसा बंगला दिया गया है, चूंकि विज्ञान भवन के ठीक बगल है, तो एक बंगला है, थोड़ा बड़ा है। मंत्रियों का बंगला, मोतीलाल नेहरू मार्ग, मंत्रियों का बंगला आमतौर पर बड़ा होता है, लेकिन उसमें भी अलग अलग तरह के होते हैं, जो जैसे स्ट्रेटजी के लिहाज से है। सोनिया जी को जब ये बंगला अलॉट हुआ था तो आप उसको समझिए, एक तो ये कि जब उनको बंगला अलॉट हुआ था तब थोड़ा सद्भाव भी चलता था। फिर सोनिया जी 10 साल तक इस देश में सुपर प्राइम मिनिस्टर रही हैं, एनएसी की चेयरपर्सन भी थी। कब मिला उनको बंगला? यूपी में बंगला पहले मिल गया, पहले से ही। लेकिन उसको जिसको कहते हैं ना, जो आप कह रहे हैं कि 2-3 बार मिला के मिले, तो उनको जब से ये बंगला मिला हुआ है, तो जिस अवस्था में थी उनकी एक सुपर पोजिशनिंग थी, उस सुपर पोजिशनिंग को नाम भले उस समय एनएसी के समय मिला, लेकिन वो सुपर पोजिशनिंग थी। और तब ये होता भी नहीं था, तब ये नहीं था भाई ठीक है गांधी परिवार है तो उसका बंगला तो बड़ा होगा ही होगा, ये मतलब कोई कहने की बात नहीं है, वो कैबिनेट मिनिस्टर से तो बहुत ऊपर होगा। तो मुझे लगता है ये भी थोड़ा समझना चाहिए, राहुल गांधी का जो बंगला तुगलक लेन वाला था उससे ये बड़ा है,
मतलब मेरी जहां तक जानकारी है, शायद नहीं तो वो दोनों विजय में जी फर्क ठीक है ना, करेंगे। वो एमपी वो के हाँ, तौर पर मिला वो- हुआ था, ये कैबिनेट लेकिन ये मिनिस्टर अच्छा है कि अब तुगलक लेन से वो सुनहरी बाग आ गए। नहीं, अब आएंगे कि नहीं आएंगे उसमें तो अच्छा। जब दोबारा अलॉट हुआ था तब तो वो शिफ्ट नहीं हुए थे, मना कर दिया था हमको, नहीं खेल लो देखिए अपना उसके पहले सोनिया गांधी जी नरसिंह राव थे, तब भी इनका वो बंगला था। उस समय एक अघोषित प्रोटोकॉल हम लोग देखते थे। नरसिंह राव जी के टाइम से रह रही है उसमें। हाँ, 12 जनपद बहुत पुराना वो हम लोग वहां गए हैं, गांधी जी के तो वक्त से इसलिए वो है। क्या है कि उनके एक अघोषित उनका प्रोटोकॉल होता था, हम लोग देखते थे। अगर कोई अमेरिकन राष्ट्रपति भी आ रहा है, वो भी सोनिया गांधी से मुलाकात, कोई भी विदेशी अगर नेता आ रहा है, हम लोग इसके इशू उठाते थे कि भाई ये कौन सा है। नरसिंह राव पर इतना दबाव होता था कि उन्होंने एक प्रोटोकॉल बना दिया था गवर्नमेंट में, बजाबता प्रोटोकॉल था कि कोई भी विदेशी अतिथि आएगा वो सोनिया गांधी के यहां जाएगा ही वहां मिलने। ये सोनिया गांधी जी वहां से निकल के नहीं जाती थी। नरसिंह राव ने ठीक करने की बहुत कोशिश की, तो वो एक बड़ा प्रोटोकॉल रहा है। और उसके बाद यूपी आई। लेकिन अटल जी भी जब सरकार में आए तो उनकी ये तो चीजें, बाद में विपक्ष की नेता हो गई। अटल जी जब आए तो वो तो 99 में चुनाव लड़के जीत के आ गई, तो एलओपी हो गई वो। तो उसके बाद से उनकी हैसियत रही, किसी ने उसको टच नहीं किया है। लेकिन एक बड़ा प्रश्न है कि क्या देश के 6-7 बंगले को बिल्कुल तीन कह रहे हैं, हमको उतनी डिटेल जानकारी नहीं, हो सकता है 3 भी हो 4 भी हो, क्योंकि जितना बड़ा वो है वो असाधारण स्थिति है, उसको उसी रूप में बनाए रखा जाना चाहिए। इस सरकार ने भी अभी तक हिम्मत नहीं दिखाई है। केवल इतना हुआ है कि अब प्रोटोकॉल में नहीं है कि कोई उनसे मिलने जाएगा, इतना ही अंतर आया है। बाकी तो उनकी सारी हैसियत बनी हुई लेकिन है। अब वो मतलब प्राइम मिनिस्टर की वाइफ नहीं हो सकता है। सिक्योरिटी एनएसजी का उस वक्त शायद उस नाते मिला हो उनको। लाल बहादुर शास्त्री जी की पत्नी, हम सब लोग बहुत इशू उठाया ना, इस पर बहुत बहस किया हम करना लोगों ने। चाहिए। लाल बहादुर जी शास्त्री जी की पत्नी वहीं रही, चंद्रशेखर जी की पत्नी वहां रही। याद है कई हमारे देश के प्रधानमंत्री नाम लेंगे, अब तो खैर गुजर गई। चंद्रशेखर जी के जीवित रहते ही वो गुजर गई, तो उनके लिए तो साउथ एवेन्यू में एक छोटा घर होता था चंद्रशेखर जी का, इतना तो बड़ा था नहीं। तो इसीलिए कह रहा हूं कि सोनिया गांधी को किसी कारण से इस देश का जो ब्यूरोक्रेट है वो क्या सोचता है, सिस्टम क्या सोचता है, वो सिस्टम में कुछ अजीब रहा है। सोनिया जी तो प्रधानमंत्री भी नहीं शॉर्ट रहे। कमेंट सर ये रहता है कि कहावत है ना कि शीशे के घर में रहने वाले दूसरों के पत्थर नहीं फेंका करते। अगर सोनिया गांधी के घर पर अगर प्रश्न उठेगा तो लाल कृष्ण आडवाणी के घर पे भी प्रश्न उठेगा। लाल कृष्ण आडवाणी को पृथ्वीराज रोड का इतना बड़ा बंगला किस आधार पर मिला हुआ है आज की तारीख में, यह प्रश्न भी उठेगा। तो अगर लाल कृष्ण आडवाणी को आपको इतने बड़े बंगले में रखना है तो आपको सोनिया गांधी पे कोई 10 जनपद पर रखना पड़ेगा। और सोनिया गांधी तो सांसद है आज, लाल कृष्ण आडवाणी सांसद भी नहीं है आज। नहीं, अब तो ऐसे बहुत से लोग हैं आज की तारीख में से बहुत से लोग हैं जिन्होंने दूसरों के नाम में मकान अलॉट किया है और आज वो रह रहे हैं। वैसे तो तो तेरी भी चुप मेरी भी चुप, बहुत नहीं मुझे कुछ बोलना किसी भी बंगले में पृथ्वीराज जी बहुत बड़ा बंगला है। बंगले से आगे बढ़ना है। हाँ नहीं, आडवाणी जी का बंगला हो या मुरली मनोहर जोशी का, ऐसा नहीं है कि 3 तोड़ के उनके हिसाब से उसको मर्ज किया गया है। हाँ, ये हमेशा ध्यान रखिए। और तो इसलिए दोनों में थोड़ा डिफरेंस एक ही है। सर आगे बढ़ रहा हूं। मोदी जी आज कारगिल में थे, आज कारगिल दिवस है, प्रधानमंत्री वहां पर थे और वहां उन्होंने कहा कि मैं यहाँ जहां से बोल रहा हूं आतंक के आकाओं को मेरी आवाज पहुंच रही होगी, वो भी आप सुनेंगे। फिर जो उन्होंने आज अग्निवीर पर बात की है, इतना शोर पूरे चुनाव में अग्निवीर का रहा। अब अभी सारे सब लोग ये कह रहे हैं हम आए सत्ता में तो हम खत्म कर देंगे इसको। कई बार आप देखते हैं कि शहीदों की फैमिलीज जो हैं वो भी कहती हैं अग्निवीर को खत्म कर दिया जाए। प्रधानमंत्री ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अग्निवीर योजना मैं कोई पेंशन के पैसे बचाने के लिए नहीं लाया, ये अगर मुझे करना होता तो ये आज की भर्तियों की पेंशन तो आज के 30 साल बाद जो सरकार आएगी वो भरेगी, मेरे सर पे थोड़ी है वो पेंशन, तो मैं चलते रहने देता। भारत की सेना की औसत आयु देश की और विश्व की और प्रोफेशनल आर्मी से थोड़ी ज्यादा है। हमें उसको यंग आर्मी बनाना है, नौजवान युवा हमारे सैनिक हो, इसलिए ये योजना लाई गई, ये उन्होंने कहा। तो ये दोनों बातें आपको सुननी चाहिए। और जिस जगह से वो बोल रहे थे वो जगह तो अपने आप में है बहुत खास, वहां पूरा वॉर मेमोरियल बना हुआ, आप कारगिल में जाइएगा तो जरूर देख करके आइएगा, बहुत अच्छा लगता है वहां जाकर के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात सुनिए। अग्निपथ का लक्ष्य सेनाओं को युवा बनाना है। अग्निपथ का लक्ष्य सेनाओं को युद्ध के लिए निरंतर योग्य बनाए रखना है। दुर्भाग्य से राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े इतने संवेदनशील विषय को
कुछ लोगों ने राजनीति का विषय बना दिया है। कुछ लोग सेना के इस रिफॉर्म पर भी अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में झूठ की राजनीति कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने सेनाओं में हजारों करोड़ के घोटाले करके हमारी सेनाओं को कमजोर किया। पाकिस्तान ने अतीत में जितने भी दुष्प्रयास किए उसे मुंह की खानी पड़ी है। लेकिन पाकिस्तान ने अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा है। वो आतंकवाद के सहारे, प्रॉक्सी वॉर के सहारे अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने का प्रयास कर रहा है। लेकिन आज जब मैं उस जगह से बोल रहा हूं जहां आतंक के आकाओं को मेरी आवाज सीधे सुनाई पड़ रही है, मैं आतंकवाद के इन सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि उनके नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। मैसेज बिल्कुल डायरेक्ट था, शब्द बिल्कुल सख्त थे, सधे हुए थे जो आपने सुना। उन्होंने कहा मैं जहां से बोल रहा हूं डायरेक्ट आवाज पहुंच रही होगी, अभी टीवी के जरिए नहीं, ऐसे ही पहुंच जाएगी मेरी आवाज। और पाकिस्तान का नाम लेकर कई बार उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिया। पाकिस्तान अब यह आतंक का खेल खेलना छोड़ दे, लेकिन अभी तक वो सीखा नहीं है। हर्षवर्धन जी, बड़ा डायरेक्ट बात थी देखिए, और दोनों विषयों पे, आतंकवाद पे भी और अग्निपथ पे भी। मुझे लगता है कि लंबे समय से जो कहा जा रहा था, और आज का प्रधानमंत्री का जो, हालांकि करगिल विजय दिवस है तो सबसे पहले तो उन सभी वीर जवानों को श्रद्धांजलि, लेकिन आज जो बोल रहे थे बहुत सधे हुए और थोड़ा समय के बाद, मैं ये कहूंगा कि थोड़े अंतराल के बाद आज वो फिर पुराने नरेंद्र मोदी जैसे दिखे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और एक तो ये कि बड़ी अच्छी बात है, मैं तो इसका घनघोर समर्थक हूं कि अगर आप कोई सुधार कर रहे हैं तो उससे पीछे नहीं लौटना चाहिए। अगर वो सुधार देश के हित में है तो पीछे नहीं लौटना चाहिए। और जब वो अग्निपथ के साथ इस तरह खड़े दिखते हैं तो अब चूंकि अग्निपथ पे मुझे तुरंत हरिवंश राय बच्चन की वो कविता याद आ जाती है, यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रुश्वेत रक्त हो, लथपथ लथपथ लथपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कुछ उसी अंदाज में है। और अग्निपथ पर वापस नहीं लौटा जाता है। अगर आप वापस लौटेंगे तो फिर आपको मुंह की खानी पड़ेगी। आज उन्होंने बड़ी स्पष्टता के साथ राहुल गांधी की लंबे समय से अग्निवीर और अग्निपथ के मसले पर जो अराजकता थी उसका जवाब भी आज दिया है। और एक और लाइन उन्होंने कही जो मुझे लगता है कि वो सबको ध्यान में आनी चाहिए। उनका सब कहते हैं कि पेंशन बचाने के लिए मोदी ये कर दे रहा है। तो पेंशन तो जब इनको देनी पड़ेगी तो मोदी 105 साल होगा, तब तो मोदी की सरकार भी नहीं रहेगी। और तब की चिंता कोई क्यों करेगा? अगर उसको राजनीति करनी है, आज का लाभ दिख रहा है तो आज कर देगा। कांग्रेस तो यही करती रही, या कोई भी सरकार यही करती है कि आज कर दो, आज का लाभ हो जाए। तो देश के लोगों को यह सुनना चाहिए बिल्कुल कि अग्निवीर इस देश की डिफेंस कमेटी ने, पार्लियामेंट्री डिफेंस कमेटी ने सजेस्ट किया, तीन आर्मी की कमेटीज होती है रिफॉर्म के लिए, उन्होंने सजेस्ट किया, लेकिन इस देश की सरकारों में साहस नहीं हुआ कि यह योजना लागू कर पाए। और वो योजना लागू करने के बाद आलोचना हो रही है। और आलोचना तो ठीक है, नेता प्रतिपक्ष झूठ बोलकर अराजकता फैला रहे हैं, ये भी हमने देखा। अच्छा है, प्रधानमंत्री का ये रुख अच्छा है। सेना की स्कीम नहीं है, पीएमओ की स्कीम है ये। नहीं, मैं इसीलिए ये तो स्पष्टता है। मैं तो कह रहा हूं सब लोग खोजिए। और मैं कह रहा हूं कि जो पहले की मैगजीन है, तुरंत जो 62 का युद्ध है उसके बाद की हर मैगजीन, हर अखबार का पुराना अंक निकाल लीजिए। और मैं चुनौती देता हूं कि किसी मैगजीन में अगर सेना के रिटायर्ड ऑफिसर्स ने ना कहा हो कि हमें यह जरूरत है, हम अगर अपनी सेना को नौजवान ज्यादा कॉम्बैट ऑपरेशन वाले, और हमें आज वो वाला नहीं चाहिए सिर्फ
इतने भर से काम नहीं चलेगा। कोई सैनिक हो गया नॉर्मल ट्रेनिंग, हमें कॉम्बैट ऑपरेशन वाले हमें कमांडर्स चाहिए, उनकी जरूरत है। और शायद उसी दिशा में ये एक बहुत बढ़िया कदम है जिसको अराजकता के आवरण में प्रस्तुत करने की दोनों बातें जो आपने की ना अंडरलाइन की, उस मतलब ठीक है कि एक तो खासकर मोदी जी का जो समर्थक है वो उनको ऐसे ही सुनना चाहता है। बिल्कुल सीधे बोलो, सीधे डायरेक्ट बात करो। नहीं, चुना ही इसीलिए है ना। सुना इसी। तो वो हाँ शांतनु, देखिए, और आज एक दुर्भाग्यपूर्ण बात याद आती है मुझे। कारगिल विजय दिवस है। राशिद अल्वी ने 2009 में कहा था ये हमारा दिवस नहीं, ये तो एनडीए का दिवस है। और आपको पता 2004 से 2009 के बीच में ये मनाया भी नहीं गया आधिकारिक रूप से। 2009 में एक पार्लियामेंट्री क्वेश्चन उठा, उसके जवाब में उनको जब बिल्कुल एम्बैरेसमेंट होगा तब से मनाया जाने लगा। आप लेवल देखिए कि जो जीत अगर सेना की भाजपा के राज में हुई है, अटल बिहारी के राज में हुई, उसको हम अपनी जीत भी नहीं मानेंगे, उसके देश की जीत नहीं मानेंगे, उसको मनाया भी नहीं जाता था कांग्रेस के काल में। देखिए, कारगिल युद्ध जो है वो हम लोगों के सामने ही हुआ था और उसने कई ऐसे मतलब इतिहास बनाए हैं उसमें। हालांकि हमारे 537 जवान वीर गति को प्राप्त हुए थे, लेकिन पहली बार था कि जॉर्ज फर्नांडिस अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में अगर वो वीर गति को प्राप्त होता है तो उसके शव को सम्मानपूर्वक उसके गांव भेजा जाए। और उस समय एक अद्भुत बात, हमारे तकलीफ होती थी, लेकिन पहली बार, आज तो आप लोग दिखाते हैं टीवी पर, लेकिन पहली बार हम लोग देख रहे थे कि गांव का गांव उमड़ रहा है और एक वातावरण पूरे देश में देशभक्ति का पैदा हुआ था। जैसे आज नरेंद्र मोदी जी भाषण दे रहे हैं, 2 बार अटल जी, मुझे जहां तक याद आ रहा है उस समय करगिल नहीं लेकिन कुपवाड़ा के एक बार सीमा पर गए थे और ऐसे ही भाषण देकर वहीं से पाकिस्तान को चेतावनी दिया था। उसमें मैंने एक लेख भी लिखा था, यह सीधे युद्ध की घोषणा है। तो वो एक वातावरण बना था। लेकिन जो ये कह रहे हैं, उस कांग्रेस का इकोसिस्टम अगर देखेंगे तो नटवर सिंह जैसे लोग केवल अपने देश की आलोचना करते थे कि सरकार फेल्योर है, कैसे घुस गया है। उस समय भी एक इसी प्रकार से आज जो अग्निवीर पर लगभग माहौल चल रहा था। अब वो घुस गए थे, बात सही है, भारत की सेना को पता नहीं चला, ये भी बात सही है, लेकिन ये दोनों देश में एक सहमति थी कि भाई जारे में हमारे सैनिक हट जाएंगे, उसने घुसा दिया। और पाकिस्तान की हालत तो ये हो गई कि पाकिस्तान अपने सैनिकों के शव लेने को तैयार नहीं था। नॉर्दर्न आर्मी का ये कहता था कि हमारे सैनिक है ही नहीं, और भारत ने सम्मानपूर्वक उनको इस्लामी रीति रिवाज से दफना के दुनिया को बताया। और इसका सबसे महत्वपूर्ण पता, बिल क्लिंटन ने अटल जी को बुलाया था कि आप आइए समझौता करते हैं। अटल जी ने मना कर दिया था, लेकिन वो जरूर गए थे, नवाज शरीफ गए थे, अटल जी नहीं गए थे। तो भारत ने उस समय भी एक स्थिति दिखाई थी कि हम क्या हैं। हालांकि आज एक तस्वीर और चल रही है, कांग्रेस वालों ने डाली है, बीजेपी वालों ने दरअसल पूछा कि भाई कांग्रेस ने कभी, जैसे अभी आपने कहा कि कारगिल दिवस को माना ही नहीं, तो सोनिया गांधी की एक ब्लड डोनेट करते हुए फोटो आज चल रही है कि कारगिल के जवानों के लिए। बहरहाल अगली खबर से समय क्योंकि कम है, लेकिन इंपॉर्टेंट खबर बताना चाह रहा था, विजय जी आ रहा हूं आपके पास। ये जो नेम प्लेट वो था ना कि सब अपनी नाम पहचान बताओ दुकानदार कांवड़िया के यात्रा के बीच में, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी थी और सब लोगों को सरकार को नोटिस भेज करके जवाब मांगा था। तो यूपी सरकार ने जो नोटिस का जवाब दिया है वो सुनिए आप। उन्होंने कहा है कि हाँ, ये जो हमारा फैसला था ये तो बिल्कुल धर्मनिरपेक्ष फैसला था। हम संविधान में के धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को लेकर प्रतिबद्ध हैं। सबकी धार्मिक भावनाओं की रक्षा करने वाला आदेश था। यूपी सरकार कह रही है सभी धर्मों के त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से मनाए जाते हैं। नाम से होने वाले भ्रम को लेकर कांवड़ियों से कई बार शिकायतें मिलती थी, इसलिए कांवड़ियों की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखा गया। नाम को लेकर कोई कंफ्यूजन और विवाद ना हो, इससे बचने के लिए यह आदेश निकाला है। तीर्थयात्रियों की चिंताओं को दूर करने के लिए यह आदेश निकाला है। कानून व्यवस्था कायम रहे इसके लिए। वो कह रहे हैं कि तो बड़ा सेक्युलर फैसला है, इससे क्या दिक्कत है? विजय जी, ठीक है, मैं तो समझता था कि उत्तर प्रदेश सरकार को जिस दिन ये पिटीशन आई थी तभी कैवियट डालनी चाहिए थी सुप्रीम कोर्ट में कि भाई हमारी बात भी सुन लें। उसके बाद उस दिन तो इनका कोई वकील ही नहीं था, कोई वकील ही नहीं था, तो उस समय ये आदेश होता कि नहीं होता ये तो सुप्रीम कोर्ट को तय करना था। लेकिन आपको पहले कैवियट डालना चाहिए थी और कहना चाहिए था कि उत्तर प्रदेश सरकार के रुख को समझा जाए, और उसी वजह से वो अंतरिम आदेश दिया। अब सुप्रीम कोर्ट उस पर तय करेगा कि किस तरह से वो जो उत्तर प्रदेश सरकार का जो फैसला है या जो भी निर्णय उन्होंने लिया उसको सुप्रीम कोर्ट कैसे डिफाइन करता है, वो एक अलग बहस होगी कि किस तरह से, क्योंकि 2 जो उसमें बड़े मुद्दे दिए गए हैं। आपने यदि वो पिटीशन देखी हो तो उसमें एक मुद्दा है कि प्रिवेसी का, राइट टू प्रिवेसी। तो वो राइट टू प्रिवेसी को सुप्रीम कोर्ट कैसे डिफाइन करता है, क्या ये राइट टू प्रिवेसी है कि नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात जो उन्होंने कहा कि फूड को लेकर कि फूड सिक्योरिटी एक्ट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो उन दोनों पर सुप्रीम कोर्ट कैसे, ये मसला राइट टू प्रिवेसी का ज़्यादा है। जो पिटीशन जो डाली गई है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से मैं बताऊंगा नहीं मेरा नाम क्या है। राइट टू प्रिवेसी की बात है, और उसमें क्या सुप्रीम कोर्ट जवाब देता है
आर्टिकल संविधान का आर्टिकल का जिक्र उसमें किया गया 19A का जिक्र एक किया शॉर्ट गया। कमेंट समीर जी बस। देखिए, जो इतना ही समय है। सुप्रीम कोर्ट में जो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो जवाब दिया, मुझे लग रहा है वो जवाब देने के पहले जब ये विवाद शुरू हो गया था तब से लगातार उत्तर प्रदेश सरकार ये बात करी है। अधिकारी बोल रहे थे कि भ्रम से बचाने के लिए निर्णय लिया गया है कि भाई ये पता पड़े कि जब कावड़ी आते हैं तो वो जिस दुकान के अंदर जा रहे हैं वो किसी हिंदू की है कि मुसलमान की है। उन्हें ये क्लैरिटी होना चाहिए, उन्हें ये रोक टोक नहीं है कि वो मुसलमानों की दुकान में नहीं जा सकते, वो सिर्फ हिंदुओं की दुकान में जाएंगे। ये उनकी चॉइस है वो किस दुकान में जाते हैं, लेकिन उन्हें पता होना चाहिए। और वही जवाब सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश की सरकार ने दाखिल किया है। मुझे लग रहा है अभी उत्तराखंड की सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार को भी इसका जवाब देना है। अब सुप्रीम कोर्ट इस पर निर्णय लेगा क्या लेना है।